नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले गए। शिमला नगर निगम चुनाव की बात करें, 2023 में ये चुनाव हुए और इसमें 58.97% के आसपास जो है वो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान 29,504 पुरुष वोटर और 25,881 महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ऐसे में नगर निगम चुनाव में 58.97% वोटिंग हुई। कल यानी कि 4 मई बहुत ही खास दिन, यानी कि उस दिन तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि नगर निगम शिमला की किस्मत किस पार्टी के हाथ में है, कि क्या वो मौजूदा पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस है, या वो बीजेपी है, या कुछ सीटें किसी और पार्टी के जो है वो हाथ में जाने वाली है। कल का दिन जो है वो काफी बारिश भरा रहा, वोटर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा दिन रहा। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन वोटर्स का उत्साह जो है वो जरूर बरकरार रहा और जो अंत में वोटिंग परसेंटेज सामने आया वो 58.97% था। अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, कल का दिन उठापटक के साथ जो है वो काफी जबरदस्त रहा। बारिश जो है जरूर परेशान करती रही, लेकिन लोग जरूर अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आप ज्यादातर जो है वो वार्डों में थे, तो कैसा माहौल आपको देखने के लिए मिला? वहीं से शुरुआत करते हैं सर। देखिए गौतम, मैं कह सकता हूं और ये अब तय हो गया है जी कि राजधानी शिमला की जनता जो है बहुत ज्यादा जागरूक है। यही कारण है शायद कि भारी वर्षा के बावजूद शिमला के लोगों ने, शिमला के मतदाताओं ने पिछली बार के चुनावों से अधिक मतदान किया। लगभग 1% मतदान पिछली बार से अधिक हुआ। ये तो हुई परसेंटेज की बात। और यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि महिलाएं भी कम जागरूक नहीं हैं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया इस मतदान पूर्व में। और ये मतदान का जो पर्व मनाया गया उसमें उन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया। पुरुष मतदाताओं ने जहां 59.29% जो है वो मतदान किया, तो दूसरी तरफ 58.64% महिलाएं जो है वो मतदान के लिए आगे आई और उन्होंने अपना मतदान किया। कुल मिलाकर अब प्रत्याशियों की सांसें बंधी हुई हैं और वो कल का इंतजार कर रहे हैं। कल क्योंकि गुरुवार है, तो कुछ प्रत्याशियों ने और उनके संबंधियों ने तो पीले वस्त्र भी सिलवा लिए हैं कि गुरुवार आपको पता है कि पीला रंग पहना जाता है, तो पीले कपड़े भी सिलवा लिए हैं उन्होंने ताकि उनके परिणाम उनके पक्ष में आए। तो ऐसा करते हुए वो अब तैयारी में है और कल मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। जी होता। तो सर, थोड़ा सा कल की प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हर एक प्रत्याशी अपनी सांसें रोक कर जो है वो कल की सुबह का इंतजार कर रहा है, जब मतों की गणना जो है वो शुरू होगी और तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी। क्या प्रोसेस कल का रहेगा? कितने बजे मतगणना शुरू होगी और कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए गौतम, मुझे लगता है कि दोपहर तक सारी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी। शायद 2 घंटे के अंदर अंदर ही परिस्थितियां साफ हो जाएंगी। कारण यह है कि छोटा शिमला स्कूल में जहां मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है, वहां मतपेटियां पिछले कल ही पहुंच चुकी हैं। भारी सुरक्षा के बीच वहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और उनकी निगरानी लगातार पुलिसकर्मी कर रहे हैं और वहां सुरक्षा का बेहतर प्रबंध किया गया है। कुल मिलाकर वहां पर 7 टेबल लगाए गए हैं गौतम। यानी मैं ये कहूंगा कि 34 वार्ड है और एक समय में 7 वार्ड्स की मतगणना एक साथ ही शुरू होगी। हर टेबल पर अलग अलग मत जो है वो केंद्रों में हर जगह पर अलग अलग वार्ड से गिनती शुरू होगी और कुल मिलाकर बड़ी जल्दी इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 34 जो है वार्ड है, तो 5 चरण में मतदान होगा और इसके लिए 150 कर्मी जो पुलिस कर्मी है आसपास वो नियुक्त किए गए हैं और लगभग 200 के करीब कर्मचारी भी मतगणना के लिए नियुक्त किए गए हैं। जी गौतम, यानी कि 5 दौर की जो है वो गिनती होगी और उसमें तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि क्या होने वाला है। तो सर, इन चुनावों में क्योंकि मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम रह जाते हैं, आपको क्या लगता है कि एक पानी का मुद्दा जो है वो दोनों पार्टियों में बहुत उठा, एक जो स्वच्छ पेयजल देने की बात करते हैं वहीं दूसरी और एक पार्टी मुफ्त पानी देने की बात करती है,
कितना बड़ा हिमाचल के या खासकर शिमला के लिए कितना बड़ा पानी का मुद्दा है? देखिए गौतम, राजधानी शिमला में ये जो नगर निगम शिमला के लिए जो चुनाव हुए हैं, इसमें सभी मुद्दे खुलकर सामने आए हैं। स्थानीय मुद्दे तो रहे ही रहे, मैं ये भी कहूंगा कि हिमाचल स्तर के मुद्दे, और हिमाचल के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे भी इन चुनावों के दौरान दोहराए गए। राष्ट्रीय नेता भी चुनावों में आए प्रचार के लिए, और उन्होंने अपने तरीके से प्रचार किया। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को लपेटने का प्रयास किया, स्थानीय नेताओं ने स्थानीय लोगों को लपेटने का प्रयास किया, और राज्य स्तरीय नेताओं ने राज्य स्तरीय नेताओं को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रखी। सबसे अहम मुद्दा रहा पानी का। भाजपा ने लोगों को लुभाने के लिए प्रत्येक परिवार को 40,000 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया था। वो तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़ा मामला भी था जी। कांग्रेस इसे लेकर मजाक उड़ाती रही भाजपा का कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार ओपीएस को लेकर चुनावों के दौरान भाजपा कांग्रेस का मजाक उड़ाती रही कि संसाधन कहां से आएंगे, लेकिन ओपीएस लागू हो गया है जी। लोगों को विश्वास करना भी पड़ा। लोगों ने विश्वास, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विश्वास नहीं भी किया। कारण यह कि 40,000 लीटर पानी अगर शिमला की जनता को मुफ्त मिलेगा तो पानी, जो पानी पेयजल विभाग है, जो जल शक्ति विभाग है, उसका तो पूरी तरह से दिवालिया पिट जाएगा, और जो भी बोझ पड़ेगा वो व्यावसायिक केंद्रों पर पड़ेगा। होटल्स हो गए, जो दुकानदार हैं या जो व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जिनके कमर्शियल मीटर लगे हुए, उन्हें अत्यधिक बिल देना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया गया। भाजपा ने एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने रखा, और जो यहाँ की जनता को लुभाया भी गया और उससे जनता आकर्षित भी हुई। वह यह था गौतम, राजधानी शिमला में टीसीपी के नियमों के तहत या किसी अन्य कारणों के तहत अनेकों ऐसी इमारतें हैं जो अभी तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नियमित नहीं हुई, उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाई है। इसे देखते हुए अब अभी से कुछ समय पहले तक, मैं यूं कहूंगा कि लगभग 8 महीने पहले तक, बिजली तथा पानी दोनों पर ही जो जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें घरेलू बिजली के लिए भी व्यावसायिक मीटर लगवाने पड़ते थे, और उनसे दरें व्यावसायिक मीटरों के हिसाब से व्यावसायिक दरें उनसे वसूली जाती थी। ये मामला उच्च न्यायालय में भी गया। अल्टीमेटली उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए कि घरेलू बिजली के लिए घरेलू मीटर ही दिए जाए और उनसे घरेलू दरें ही वसूली जाए। तो बिजली की दरें तो अब घरेलू हो गई हैं, लेकिन पानी की दरें अभी भी कमर्शियल है। नगर निगम शिमला के चुनावों में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि बिजली के मीटरों की तरह ही घरेलू मीटरों पर, पानी के मीटरों पर जो है वो डोमेस्टिक मीटर ही लगाए जाएंगे और उनसे घरेलू दरें ही वसूली जाएंगी। ये मुद्दा भी लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने इसे बनाने का भाजपा ने पूरा प्रयास किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर कोई बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं किए जो निभाए नहीं जा सकते हो। उन्होंने अपनी 10 गारंटियों का, उन्हीं 10 गारंटियों का उल्लेख ज्यादा किया या शिमला के नक्शे को सुधारने की बात करी, और ये कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता से ही नहीं, शिमला की जनता से भी झूठे वादे कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें यह सब कुछ लागू करना था, ये भाजपा पर भारी पड़ा है। अगर ये सब कुछ लागू करना था तो अभी तक तो भाजपा सत्ता में थी, कांग्रेस को आए सत्ता में आए तो सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। तो यदि भाजपा को लागू करना था तो भाजपा अपने सत्ता काल में ये सभी बातें लागू कर सकती थी। भाजपा ऐसा चाहती नहीं थी। अब जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे वादे करके। ये कांग्रेस आरोप था और इन्हीं आरोपों के चलते कांग्रेस अपना प्रचार करती रही और कुल मिलाकर कांग्रेस सत्ता का फायदा लेने का प्रयास भी करती रही। जी गौतम। सर, ये तो बात रही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने वादे किए। आप शिमला में ही रहते हैं और काफी सालों से शिमला में हैं। आप क्या चीजें देखते हैं जो वास्तविक
वास्तविकता में जो है वो लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं, जिला शिमला की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं, जो वाकई पूरी होनी चाहिए थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया? देखिए गौतम, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे और राजनेता अपने अपने तरीके से जनता से वादे करते रहेंगे और उन वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं ये हम जानते हैं। हमेशा कोई भी राजनेता जो है वो अपने संपूर्ण वादों पर खरा नहीं उतर पाता है। शिमला के लोग, शिमला के बाशिंदे जो पुराने हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो मेरे से भी अधिक उम्र के लोग हैं, वो शिमला की बदहाली पर रोते हैं। कोई भी डिग्निटी अगर शिमला में आती है, कभी कोई फिल्मी सितारा, कोई राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस स्तर के नेता भी अगर कभी शिमला में आते हैं तो उन्हें सबसे पहला दुख इस बात का होता है कि शिमला कंक्रीट के जाल में बदल गया है। शिमला की आबो हवा खराब हो गई है। शिमला में अत्यधिक होने वाले निर्माण को रोके जाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए नगर निगम की नीति नहीं गौतम, इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति का निर्धारण करना होगा कि शिमला से आबादी का बोझ कैसे कम किया जाए। शिमला की आबादी जो थी वो शिमला जिस तरह से बसाया गया था अंग्रेजों ने जब इसकी स्थापना की थी, तो शिमला को 25,000 की आबादी के लिए बसाया गया था। अभी भी शहर की सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जो 25,000 की आबादी के हिसाब से ही बनी हुई है, लेकिन वहां पर वाहन ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे वो 4 लेन सड़क हो। तो ऐसे में उन सड़कों की या उस क्षेत्र की दुर्गति हो रही है। शिमला की हरियाली को बचाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। शिमला में जो देवदार पेड़ जो सालों से लगाए गए थे, जो 2-2 साल पुराने हो रहे हैं, वो अब अंदर ही अंदर खोखले हो चुके हैं। उसके लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए कि नए पेड़ लगाए जाए और ऐसे पेड़ जो खतरनाक हो चुके हैं, जो खोखले हो चुके हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से काटा जाए। शिमला में एम्बुलेंस रूट्स बनाने की जरूरत है। शिमला की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। आप ये जानकर हैरान हो गए कि हजारों व्हीकल हर रोज पर्यटन सीजन के दौरान शिमला आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 1200-1500 वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग व्यवस्था है। उसमें भी अधिकांश जो पार्किंग होती है वो स्थानीय लोग कर देते हैं। ऐसे में शिमला में आने वाला पर्यटक बुरी तरह से परेशान होता है। और यही नहीं, पर्यटन सीजन के दौरान अगर हमें भी कहीं इधर उधर आना जाना पड़ता है तो जो रास्ता मात्र 10 मिनट का है उस पर घंटे सवा घंटे से ऊपर का समय लग जाता है। वो तो उसे सुधारने की जरूरत है। शिमला में बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है, उसे समाप्त करने की जरूरत है। उसके लिए नीति का निर्धारण करना होगा कि कैसे बिजली की तारों के लिए बिजली की तारों को अंडरग्राउंड स्थापित किया जाए। शिमला के वाटर हाइड्रेंट्स को जो फायर ब्रिगेड के हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। शिमला की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जो गार्बेज सिस्टम है, उसे एक ठोस नीति का निर्धारण करके उस पर अमल करने की जरूरत है। सरकार कहती है, नगर निगम कहती है कि गीला कचरा अलग दिया जाए, सूखा कचरा अलग किया जाए। देश भर में यह अभियान चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है सिर्फ किसी भी घर में डस्टबिन जो है वो 2 चाहे रखी हो, लेकिन कचरा उठाने वाला एक ही। अल्टीमेटली गीला कचरा भी उसी बोरी में जाता है और सूखा कचरा भी उसी बोरी में जाता है। तो बताइए मुझे क्या लाभ है अगर मैं अपने घर में गीला कचरा अलग डालता हूँ, सूखा कचरा अलग डालता हूँ। और फिर शिमला में जितने भी डस्टबिन अभी काम कर रहे हैं, ज्यादातर हटा दिए गए हैं, लेकिन जितने भी डस्टबिन अभी रखे हुए हैं उन पर चारों तरफ उनके आसपास बंदर जो है बंदर नाचते रहते हैं और उसे सारा सामान उठाकर सड़कों पर बखेरा होता है। उसकी ठोस व्यवस्था करने की जरूरत है। शिमला की पहाड़ियों की हरियाली खत्म हो रही है। कारण यह कि पॉलीथीन बैग्स पर चाहे प्रतिबंध हो, लेकिन शिमला के पहाड़ जो है वो लदे हुए हैं कचरे से, और वहां पर पॉलीथीन बैग्स आपको ढलानों पर दिखाई देगा हर जगह पर। शिमला में मलबे को डंप करने के लिए ठोस प्रबंधन की जरूरत है। स्थान स्थान पर सड़कों पर
अवैध मलबा जो है वो गिरा हुआ है, चाहे वो भवन निर्माण का हो, चाहे वो किसी परियोजना का हो। ट्रक देर रात को आते हैं, मलबा सड़क किनारे फेंक कर निकल जाते हैं, और जब बरसात आती है तो यही मलबा जो है वो एक तरह से ल्हासे गिरने का कारण बनता है, सड़कें अवरुद्ध होती हैं और पहाड़ बंजर होते हैं। जी शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। आपने बहुत ही खूबसूरती से पूरी शिमला की स्थिति को दर्शकों के सामने रखा। शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। तो ये पूरी स्थिति है शिमला की। सर ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरत है उस जगह को, उस इलाके को सुधारने की, उसे खूबसूरत बनाने की, धरातल पर तमाम जो वादे किए जाते हैं, जो स्कीम बनाई जाती हैं, उन्हें उतारने की। क्योंकि जब तक वो स्कीम्स, वो वादे धरातल पर नहीं उतरेंगे, स्थिति नहीं सुधरेगी। क्या क्या दिक्कतें हैं शिमला की, वो आपने जानी। तो अब तय होगी कल नगर निगम शिमला की किस्मत, और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो शिमला को संभालने वाली है, और जो वादे किए गए हैं उस पर काम कितना होता है, इसका चेक आपको रखना है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।